नमस्कार। ये जो कैंथेरिस का एक केस दिखाया था वेबिनार के दौरान, उसमें बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। इन क्वेरीज को पढ़कर ऐसे लगता है कि जैसे जो ये वेबिनार था उसमें किस सिस्टम को प्रैक्टिस करने वाले नए लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जितनी भी ये क्वेरीज हैं वो बहुत ही ऐसी हैं जो अभी सिस्टम को समझ नहीं पाए हैं। उससे पहले भी मैंने एक केस कैंथेरिस का दिया था यूट्यूब पर, टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया था। उसमें भी यही क्वेरी थी, कुछ जो बड़ी क्वेरी हैं। इसका मतलब है कि जिन्होंने वो क्वेरीज रखी थी वो वाला वीडियो मेरा क्वेरीज पर जो रिप्लाई था वो देखा ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हम सिंसियर नहीं है अपने सवालों के जवाब पाने में। तो खुद सोचें कि एक ही सवाल को अगर आप कई बार करेंगे तो स्पीकर उसका जवाब कितनी बार देगा आपको। खैर, फिर भी मैं कोशिश करता हूं जितना संभव होगा रेलेवेंट चीजों का जवाब देने की। सबसे पहला है डीडी। डीडी माने आप इनमें डिफरेंशिएशन करो। रूब्रिक है श्रीकिंग हेल्प फॉर। दूसरा है डेलीरियम क्राइंग विद हेल्प फॉर। अब जो ये रूब्रिक है श्रीकिंग हेल्प फॉर, इसमें 17 दवाई हैं। ये रडार का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर है, यानी इसमें दवाइयों का एडिशन किया गया है और रूब्रिक को भी बदल दिया गया है। पहले रूब्रिक हुआ करता था कैंट रिपर्टरी में श्रीकिंग एड फॉर। अब जिसने भी ये परिवर्तन किया है उसको ना तो अंग्रेजी आती है ना होम्योपैथी आती है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो इस पे काम करता है, तो उसने कहीं से कुछ भी कंपाइल करके या घुसेड़ दिया है और हम उसको यूज करने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ये बिल्कुल गलत है, तो जितने भी नए लोग हैं, पुराने लोग भी, वो इसको बिल्कुल एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे, इसको समझने में अपना दिमाग खपाते रहेंगे। तो और एक्सप्लेनेशन भी कुछ ना कुछ वो निकाल ही लेंगे और लगा भी देंगे। तो लगने वाली नहीं होती है अगर आपने सही एक्सप्लेनेशन निकाली है, क्योंकि हेल्प और एड दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, मामूली अंतर नहीं होता है। तो इसलिए जो कैंट साहब ने लिखा है उसको बदलने की कोशिश आप बिल्कुल ना करें, वो 100% आपका गलत प्रयास होता है। अब श्रीकिंग हेल्प फॉर यानी चीखना मदद के लिए। हेल्प जो ली जाती है, जैसे कि आप मेरी हेल्प कर दो, मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया है, तो आप, मेरी गाड़ी चल नहीं रही है, मुझे वहां तक लिफ्ट दे दो या गाड़ी को टो करके वहां लेके चले जाओ। अब जैसे मुझसे नहीं हो रहा है, दस्त लगे पड़े, तो आप मेरी दवाई ला दो, मेरा सर दबा दो। मीन्स जो काम आप पूरी तरह से अपने दम पे नहीं कर पाते हो उसमें दूसरों की हेल्प ली जाती है। यानी दूसरे, आप चाहते हो कि दूसरे उस काम को आप कर दे आपके लिए, तो वो होती है हेल्प। जैसे सर दर्द है तो आप, उठा नहीं जा रहा बिस्तर से, थोड़ा मेरा सर दबा दो तो फिर मैं उठ के काम कर लूंगी, तो वो ही हेल्प। या मेरे से नहीं उठा जा रहा है, थोड़ा मार्केट से सामान ला दो, मैं कर लूंगी, तो वो होती है हेल्प। लेकिन जो एड होती है वो हेल्प नहीं होती है, वो सहारा लगाना होता है। एड माने सहारा, फर्स्ट एड। तो एड, जैसे फर्स्ट एड क्या होता है, आपको कोई चोट वोट लग गई है, आप चल फिर नहीं रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा आपको मदद कर दे कि आप थोड़े चलने लग गए, और फिर जो मेजर ट्रीटमेंट है वो जहां से लेना है उसको आपको ले सकते हैं।
वो हुई एड। अब जैसे मान लो आपसे 2 किलो वजन उठाना चाहते हो, 2 किलो वजन उठा रहे हो, आप उठा भी रहे हो, उठा भी लोगे, लेकिन वो उठाने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा कोई हाथ लगा दे तो मैं आराम से कर लूंगा। तो वो हाथ लगाना, थोड़ा सा सहारा लगाना, वो एड होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जा रहा तो मैं एक छड़ी की सहारा ले लेता हूं, तो वो एड हो गई, हेल्प नहीं हुई। वो हेल्प नहीं क्या होगी, अगर चला नहीं जा रहा तो मैं कहूंगा कि यार मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहां तक छोड़ाओ, तो वो हेल्प है। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों में दवाइयां भी अलग होनी चाहिए। सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई कम देता है, तो हम हियरिंग एड लगा लेते हैं। अगर बहरा है तो हियरिंग एड नहीं लगेगी। तो अगर कोई चीज आपको सुनाई दे रही है पर समझ नहीं आ रही है, तो आप कहते हो मुझे थोड़ा सा इसको समझा दो, यानी ताकि खुद नहीं समझ पा रही तो दूसरे की मदद ले रहा है उस चीज को समझने में, तो वो हेल्प हो गई। तो एड और हेल्प दोनों में बड़ा अंतर है। अब शरीक कब करेगा? शरीक तो हमेशा तभी करा जाएगा जब एक इमरजेंसी होगी, यानी उसकी जो नर्व्स हैं, सिचुएशन इतना प्रेशर उसके ऊपर डाल रही है कि उसको वो चाहिए अभी तुरंत। पर जैसे अगर मान लो 8 किलो वजन उठाया जा रहा है और वो अगर सहारा नहीं मिला, उससे हाथ से छूटने वाला है, अगर किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया तो छूट ही जाएगा, तो वो उस स्टेज में जो फीलिंग होगी वो श्रीकिंग होगी। अब चला नहीं जाता, घुटने से बहुत दर्द होते हैं, तो फिर उसको लगता है मतलब एक उस दर्द का प्रेशर उसके मन पे इतना होता है कि यार कुछ मिल जाए, तो वो एक गोली खा लेता है जिससे वो चल पाता है, तो वो गोली उसके लिए एड है। तो ये हुई श्रीकिंग। अब इसके साथ दूसरा है डेलीरियम क्राइंग विद हेल्प फॉर। तो श्रीकिंग में एक सेंसेबल डिमांड होती है, अर्जेंसी तो उसमें होती है, लेकिन वो एक सेंसेबल डिमांड होती है। मरीज को होश होता है कि वो क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा, वो एक उसकी बातों से ऐसे नहीं लगेगा कि ये क्या पागलों की तरह, अरे मर थोड़ी जाएगा, थोड़ी देर रुक जा। लेकिन जो डेलीरियम है वो एक नॉर्मल ढंग से बात नहीं कर रहा, नॉर्मल ढंग से बिहेव नहीं कर रहा, तो सब लोग समझ ही जाएंगे कि यार ये इसका क्या हुआ, तो इसको क्या हुआ, ये किस ढंग से बात करता है, कैसे बोलता है, अरे रुक जा 2-4 मिनट। तो वो हेल्प माने टोटल मदद, यानी वो खुद कुछ नहीं कर सकता। तो डेलीरियम होना जरूरी है। पहला रूब्रिक है डेलीरियम और उधर है रूब्रिक, यानी उसको अपना होश और हवास नहीं है, वो तुरंत बदहवासी में चिल्ला रहा है कि मुझको मदद चाहिए। मदद चाहिए क्या मतलब, अगर नहीं मिली तो मैं गया। जैसे एक 10वीं मंजिल पे कोई बंदा फंसा हुआ है आग में, तो वहां से चिल्ला रहा है वो कि मुझे बचाओ 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 बचाओ, नहीं तो मैं गया। तो वो डेलीरियस की स्टेट है, वो एड की नहीं है। लेकिन अगर वो 10वीं मंजिल से उतरने की कोशिश कर रहा है और फिर चिल्ला रहा है कि अरे मैं गिर जाऊंगा जल्दी से कोई हाथ लग, कोई सीढ़ी भेज दो, कोई कुछ कर दो, तो वो एड है। उतर तो खुद भी रहा है, पर वहां उसको यह है कि कुछ सहारा मिल जाएगा तो मैं आराम से नीचे उतर जाऊंगा, तो वो एड हुआ। तो दोनों रूब्रिक काफी हद तक अलग अलग हैं। अब क्योंकि डेलीरियम क्राइंग विद हेल्प फॉर में 2 दवाइयां हैं, एक कैंथेरिस है और एक स्ट्रामोनियम है। हो सकता है फ्यूचर में बहुत सारी और ऐड कर दें बिना सोचे समझे उनकी दवाइयों की असली फील को और रूब्रिक की असली समझ को, तो कर सकते हैं। और फिर आप अपना दिमाग इसमें खराब करते रहोगे कि इसका क्या मतलब है, होता कुछ है नहीं मतलब उनका। तो जो स्ट्रामोनियम के साथ क्या होता है, दूसरा रूब्रिक जुड़ा हुआ है, अवेकन्स टेरिफाइड नोज नॉट किलिंग्स टू दोज नियर बाई। तो जो उसके आसपास के लोग हैं वो एकदम भयभीत होकर घबरा के उठता है और तुरंत आसपास जो भी होता है उसको उससे वो चिपकता है,
किसी चीज के लिए, मतलब सहारा ही चाहिए उसको, पर उस तो वहां एक डर का माहौल होता है, तुरंत मदद उसको चाहिए, पर डर पीछे डर, नुकसान का डर उसको अंदर है। और कैंथरिस के अंदर नुकसान से ज्यादा उसको जो कुछ उसको चाहिए, जो कुछ उसमें नुकसान की कोई बात नहीं है, उसकी जो नीड हो गई है वो उसको तुरंत चाहिए। यानी अगर उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, उसमें तुरंत रिलीफ चाहिए। तो तुरंत क्यों चाहिए? क्योंकि वो उससे अनबियरेबल है, वो कैंथरिस की अर्जेंसी है। तो कैंथरिस को आप जले के उससे समझ सकते हैं। जब कोई गर्म चीज एकदम हमारे ऊपर गिर जाती है तो वो जो अर्जेंसी आती है रिलीफ के लिए, वहां कोई खतरे की बात नहीं होती है। उसके दिमाग में ये नहीं होता कि ये गर्म चीज जल गई है तो ये बड़ी खतरनाक साबित होगी। उस टाइम खतरनाक पे नहीं होता है, उसका जोर रिलीफ पे होता है। जैसे रीनल कैल्कुलाई का पेन जब उठता है वो बहुत सीवियर होता है, तो उस टाइम खतरे वतरे की बात नहीं होती है उसके दिमाग में। उसके दिमाग में सिर्फ ये होता है कि किसी तरह से ये पेन मेरा सही हो। तो वो फिर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, ये कर लो, वो कर लो, जिसने बता दिया, जो कर दिया, वो पानी पी ले, कोई पेन किलर खा ले, कोई दबा ले, कोई सिकाई को, सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर। हेल्प तो हेल्प टोटल होती है, एड सहारा होता है, जो पहले चल रहा है उसमें कुछ मिल जाए तो वो काम और आसानी से हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये वाली क्वेरी आपकी सॉल्व हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेरीज थी, प्लीज मेक ए वीडियो ऑफ सर एक्सप्लेन पीपीटी। मतलब मेरे को जो समझ आ रहा है, ये चाह रहे हैं कि जो कैंथरिस पे मैंने केस दिखाया था, उस कैंथरिस की जो मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन है उसको मैं पीपीटी फॉर्म में जो मैंने बनाई थी उसको यहाँ वीडियो में शेयर करूं। तो ये शेयर करना पॉसिबल नहीं है, ये बहुत लंबा काम होता है, 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे तक में ये वीडियो बनता है। मतलब इतना लंबा वीडियो बनेगा अगर मैं पीपीटी पे इसको करूंगा तो वो संभव नहीं है। परंतु कैंथरिस का जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन, वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे 3 पार्ट में डाला हुआ है। जो कैंथरिस को समझना चाहते हैं वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, नरेंद्र गुप्तास होम्योपैथी एनलाइटेंड, ये चैनल का नाम है। वह चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल की बजा दे जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। और वहां न केवल कैंथरिस के वीडियो से कैंथरिस के डिस्क्रिप्शन को समझ लें, बल्कि आप जितने भी और वीडियोज हैं, लगभग 350 से भी ज्यादा वीडियोज हैं, और हर हफ्ते कोई ना कोई नया वीडियो में डालता भी रहता हूं, तो उसमें बहुत बड़ी जानकारी होम्योपैथी के बारे में आपको मिलती है जो आप अपने क्लिनिक में लगा सकते हैं। तो ये आपको वहां से मिल जाएगा, उसमें सब कुछ समझाया, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है मैंने रूब्रिक। थर्ड क्वेरी इसमें दे रखी है इन्होंने, स्ट्रामोनियम इन द रूब्रिक क्राइंग हेल्प फॉर, से आप डिफरेंशिएट करो कैंथरिस का। वो मैंने अभी ऊपर कर दिया है कि स्ट्रामोनियम की जो मदद की होती है वो उसके खतरे की वजह से होती है, कि उसको अपनी मौजूदा सिचुएशन में उसको खतरा नजर आ रहा था कि मैं तो खत्म गया, लेकिन कैंथरिस में तकलीफ या सिचुएशन की सीवियरिटी इतनी ज्यादा होती है जो उससे बियर नहीं हो रही, तो उसको तुरंत उससे छुटकारा चाहिए। तो दोनों में बड़ा अंतर है। क्योरी है एंजाइटी ऑफ कैंथरिस एंड एकोनाइट। अब इसके अंदर एंजाइटी कैंथरिस की क्या होती है, एकोनाइट की क्या होती है। अब किसी भी रूब्रिकों को समझने के लिए जरूरी होता है कि हम पूरी मेडिसिन को समझें। एक टुकड़ों में ये रूब्रिक से नहीं समझी जाती है, क्योंकि एक ही रूब्रिक के अंदर 10 दवाइयां हैं, लेकिन उन 10 दवाइयों की बेसिक नेचर बिल्कुल अलग अलग होती है, तो इसलिए उस रूब्रिक का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो
ऐसी एंजाइटी कैंथरिस की, तो कैंथरिस की तो बहुत सारी एंजाइटी होती नहीं है, उसकी तो एक ही एंजाइटी होती है कि मैं मेरी मनपसंद स्थिति को कैसे पाऊं, बस इतनी सी होती है। और एकोनाइट का जो बेसिक होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं फियर ऑफ डेथ होता है। अगर डेथ का फियर नहीं होता तो फियर किसी खतरनाक चीज का होता है, और उसको भी अगर ये मिल जाए, सहारा मिल जाए, जानकारी मिल जाए कि जो तेरी एंजाइटी है, जो खतरा जिसको तू समझ रहा है ये कोई खतरा नहीं है, ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये दवाई ले लो, वो ले लो, यानी उसको लाइट दे दी जाए उस समस्या के बारे में, ये बता दिया जाए भाई ये खतरनाक नहीं है, तो उसके अंदर से वो फियर भी खत्म होता है, लाइट डिजायर फॉर। और एंजाइटी ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर एब्लोरेट। कोल्ड वाटर क्या मतलब हुआ यहाँ पे, जो आपको उसको सूदिंग जो आप कर रहे हो, जो शब्द बोल रहे हो कि ये ठीक हो जाएगा, ज्यादा खराब बीमारी नहीं है, आसानी से ठीक हो जाती है, अरे तेरे को तो कुछ हुआ नहीं है, वो जो शब्द उसके दिमाग को राहत पहुंचा रहे, राहत माने ठंडक पहुंचा रहे हैं, तो आपके वो शब्द उसके लिए ठंडे पानी के समान है। ड्रिंकिंग माने वो उसने ड्रिंक माने आपने उसने पानी को लिया, स्वेलो कर लिया, आपकी बॉडी का पार्ट बन गया, आपकी प्यास बुझ गई, तो ये खतरे की भावना आपके इन ठंडक पहुंचाने वाले शब्दों से दूर हो गया, अब वो शांत हो गया, डर खत्म हो गया। तो ये होली से पहले लोगों को खुद कोशिश करनी चाहिए उन चीजों को समझने की कि क्या हो सकता है, और आप फिर आसानी से समझ पाएंगे। एक और है डीडी विद कैलकेरिया कार्व और कैमोमिला। अब इनका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि आप कहो एक गधे में, शेर में, इंसान में, पौधे में अंतर बताइए, तो अगर आपको इतना नहीं आ रहा तो बड़ा मुश्किल है ये काम, क्योंकि कैलकेरिया कार्व की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है, कैंथरिस से उसका कुछ लेना देना नहीं होता। कैमोमिला बिल्कुल अलग है, वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंस और अनसिविल होता है, वो आपसे बदतमीजी से बात करेगा, मतलब जानबूझ के बदतमीजी वो नहीं करता है, परंतु उसकी जो सिचुएशन पेनफुल सिचुएशन है वो इसके लिए उसको अंदर से इतना इरिटेट कर रही होती है कि वो बदतमीजी कर बैठता है। और कैलकेरिया कार्व के साथ ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं होती है कि उसको शरीक करना पड़े, उसको सिर्फ एक ही डर होता है परेशानियों का, कष्ट उठाने का, वो नहीं उठाना चाहता, वो ऐश्वर्य में रहना चाहता है। तो उसको तो यह है कि जरा सा भी जब उसको लगे, अभी तो ऐश्वर्य में है, बिल्कुल वेल्थ में पड़ा हुआ है कि यानी जो चीज है उसके पास सब मस्ती वाली है, अच्छी वाली है, अभी उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मिल जाए तो और अच्छी बात है, तो वो शॉर्ट ऑफ नथिंग यानी वेल्थ है उसके पास। अब जब तक उसको ये वेल्थ यानी हर चीज के अच्छे होने का, सफिशिएंट होने का एहसास रहेगा, जब तक तो वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब उसको ये लगे, जिस क्षण भी ये लगे कि अब इस स्थिति में उसको कठिनाइयां हो सकती हैं या शुरुआत होने वाली है, तो वो उसके दिमाग को झटका पहुंचाता है। स्टार्टेड विद ए प्रिक ऑफ नीडल, यानी प्रिक ऑफ नीडल से वह मामूली सी, नीडल माने सुई चुभना, तो सुई कोई घुसेड़ नहीं रहा है आपके अंदर, चुभ गई है, तो यानी वो बहुत ज्यादा सीवियर पेन आपको नहीं पहुंचाती है और वो क्षणिक होती है। तो इसका मतलब है कि उसको अगर मामूली सी भी परेशानी अगर आ गई तो एकदम वो चौंक उठता है। चौंक क्यों उठता है कि अरे ये शुरुआत हो गई, और तुरंत आगे होने वाले कष्टों की संभावना को देखते हुए तो तुरंत ही वो उसके समाधान के लिए काम करने लगता है कि जिससे उसको आगे और कष्ट ना हो। तो इंडस्ट्रियस हो गया, वो डिजायर टू वर्क हो गया, यानी अब वो खाली नहीं बैठेगा, अब उसको जो समस्या आई है उसको हटाने के प्रयास में लग जाएगा। अगर मान लो उसको लगे कि अरे ये घुटने में आज चलते चलते, अभी बड़े मजे में चलता था मैं, और आज चलते चलते घुटना ऐसे मुड़ गया, तो ये जरा सा घुटना मुड़ना उसके लिए लगेगा अरे ये तो बिल्कुल अब तो मेरी शुरुआत हो गई, बुढ़ापे की शुरुआत हो गई, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा। तो
अब इस के इलाज के लिए, ताकि घुटने उसके और न खराब हों, अभी जिस तरह से मस्ती में रह पा रहा है वो आगे भी रह पाए, अब इस घुटने के इलाज के लिए वो हर संभव कोशिश करना चालू कर देगा। ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, मान लो उसके पास बहुत सारा पैसा है, अच्छी स्थिति है, समाज में लोग अच्छा उसकी इज्जत करते हैं, ये सब उसकी वेल्थ है, उसको जिससे उसको बजा रहा है, लेकिन अब समाज में किसी ने उसको क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया उसके ऊपर, जैसे वो लेक्चर बड़ा अच्छा देता है तो उसको बड़ा मजा आता है, लेकिन अब उस किसी ने उसको जब कर दिया कि तुम ये बताते हो तो ये तो ठीक नहीं है, या कुछ ऐसा सवाल कर दिया जिससे लगे कि वो उसके सामने लोग अपोजिशन में शुरू हो गए, यानी उसका जो एकाधिकार था जिसका वो मजा ले रहा था उस पर चोट आने लग गई है। तो अब उसको रेक्टिफिकेशन के लिए वो कुछ करना शुरू कर देगा, यानी वो प्रयास तब करेगा जब उसके कंफर्ट जोन में सेंध लगने का उसको डर आ जाएगा, यानी एक इशारा मिल जाएगा कि अब कंफर्ट जोन में सेंध लग गई है, तो अब धीरे धीरे आपकी समस्या बढ़ सकती है। एक और क्वेरी है नेक्स्ट, शुड वी टेक नेचर ऑफ ए पर्सन इन सच केसेस। अब नेचर ऑफ पर्सन क्या होती है, यानी जो मनुष्य का जो स्वभाव है, क्या ऐसे केस में प्रिस्क्रिप्शन के लिए हम उसको ले सकते हैं। नेचर ऑफ पर्सन प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट नहीं होता है। प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट क्या होता है कि डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, सबके लिए नॉर्मल अलग अलग होता है, यानी उस इंसान का ऐसा बर्ताव जिसमें वो चल रहा था पहले से शुरू से ही, अब उससे कुछ बदल गया है, हालात बदले तो उसके कारण कुछ अलग से हो गया है, तो वो हमारे लिए रूब्रिक वाला काम है, यानी वो प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट है। तो नेचर यानी जिस बचपन से जैसा पैदा हुआ था, वो जैसा उसका स्वभाव चले आ रहा है 10 साल से 20 साल से, उसको नहीं लेना होता, बल्कि हालात की वजह से जो उसमें बदलाव आए हैं उनको देखना होता है। तो ऐसे केसेस में नेचर, ऐसे केसेस या दूसरे भी कोई केसेस होते हैं, नेचर की तरफ ध्यान नहीं देना होता। कैमू मिला एक इम्पेशेंस होता है, उसमें इम्पेशेंस, इरिटेबिलिटी, अनसिविल, ये उसकी बेसिक नेचर होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है पेन के लिए, हीट के लिए, दो चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा उसको तकलीफ देती है। इम्पेशेंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज का जो कुछ होना है, जिस चीज को भी घटना करनी है, मतलब जिस चीज में जितना समय लगना चाहिए, मान लो किसी चीज में 10 मिनट लग रहा है तो 10 मिनट ही लगेगा ना, इसको भी मालूम है 10 मिनट ही लगेगा। तो एक नॉर्मल आदमी का तरीका होता है कि उसमें वो शांत होकर बैठता है, 10 मिनट होने का इंतजार करता है कि 10 मिनट के बाद ही होगी, पर ये बेचैन रहता है, अरे इतनी देर हो गई, अभी तो 5 मिनट हो गए, अभी नहीं हुआ, अभी 6 मिनट हो गए, अभी 6.5 सेकंड हो गए, अभी 10 सेकंड हो गए। तो ये उस काम को तो पूरा जो भी हो रहा है उसमें भी ये इम्पेशेंस रहता है, जबकि इम्पेशेंस का मतलब होता है शांत, इसका मन नहीं होता, अंदर से एक बेचैनी बनी होती है, कब होगा, कितनी देर लगेगी, जबकि इसे मालूम है 1 घंटा ही लगना है। अगर किसी सब्जी को पकने में 1 घंटे का टाइम लगता है तो 1 घंटे बाद ही तो जाके कुकर खोलोगे आप लोग, लेकिन इसको लगता है अरे 20 मिनट हो गए, जाके 20 मिनट के बाद ही कुकर खोल दिया, अरे ये तो कुछ नहीं हुआ, कब होगा। मतलब वो 1 घंटे तक शांति से बैठना इसके लिए बहुत बेचैनी भरा हो जाता है। इसको ये कुछ नहीं है, कोई वेल्थ की बात नहीं है, बस एक स्वभाव है कि ये तुरंत हो, तो डॉक्टर कुछ ऐसी दवाई दे दे जिससे मैं तुरंत ठीक हो जाऊं। अब तुरंत क्यों ठीक हो जाऊं, उसका इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है, पर एक नेचर है इसकी अपनी। उस तकलीफ के दौरान जैसे डेंटिस्ट के पास गया है, वहां बैठा हुआ है, अंदर डेंटिस्ट दूसरा किसी मरीज का काम कर रहा है, तो अब जब उससे फ्री होगा तभी इसको देखेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि दर्द के मारे मरा जा रहा है इसलिए इसको लग रहा है कि वो बाहर निकले तो मैं अंदर जाऊं और रिलीफ ले लूं जल्दी से, बस वो जो टाइम लग रहा है वो टाइम इसको बेचैन किए जा रहा है, जबकि इसके पास कोई अर्जेंसी ऐसी नहीं है।
अपनी जो डिजायर है, कोई भी जो ये चाहता है वो बस तुरंत हो जाए, और कुछ मतलब नहीं है इसका। जब तक नहीं होता बेचैन रहेगा। ये नहीं है, उसको ये नहीं है कि 1 घंटे की बजाय मेरा जो काम है वो 22 मिनट में हो जाए या 20 मिनट में हो जाए, ये सवाल नहीं है। पर 1 घंटा कब होगा, कितनी देर में होगा, ये बेचैनी दिमाग में है उसके। जैसे बच्चा है, मान लो खिलौने से खेल रहा है, उसको पता है कि वो खिलौना चाहिए, खिलौना मिल जाएगा तो चुप हो जाएगा। अब खिलौना थोड़ा दूर है, मान लो अलमारी में रखा है और कहीं रखा है, तो बच्चों को मालूम है हाथ से लग गया है, मम्मी उसको निकाल भी रही है खिलौना देने के लिए उसको, पर ये एकदम चीखे चिल्लाए चला जा रहा है, रोए चले जा रहा है, दिख रहा है, उधर तरफ हाथ पैर फेंक रहा है, बच्चे उसको खिलौने के लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसको दिख रहा है कि मम्मी निकाल रही है, निकाल के दे देगी। तो पर ये इससे वो सब्र नहीं होता कि निकाल रही है तो मैं चुप होकर इसको देखता रहूं कि इतनी देर में मिल ही जाएगा मुझको, वो पेशेंस नहीं होती है इसके अंदर। मतलब नॉट एबल टू वेट फॉर द डिजायर्ड थिंग टू हैपन। इज कैंथर इज ऑलवेज अडल्ट्रस, इसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। इफ देयर इज नो अडल्ट्री बट अदर रूब्रिक्स इंडिकेट कैंथरिस, कैन वी प्रेस्क्राइब। सवाल कैंथरिस का नहीं है, सवाल एक सिस्टम को समझने का है। तो कैंथरिस क्या हमेशा ही अडल्ट्रस होता है? ऐसी कोई बात नहीं है कि हमेशा अडल्ट्रस ही होगा, और अडल्ट्री कोई ऐसा रूब्रिक नहीं है जो किसी इंसान की पर्सनालिटी को दिखाता है, ना वो कोई अर्जेंसी है। अडल्ट्रस बेसिकली तो ये उसके छोटे से कैरेक्टर को दिखाता है बस। ऐसा नहीं है कि अडल्ट्री के रूब्रिक के बेस पे आप कोई दवाई सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए अडल्ट्री है या नहीं है उससे आपके सिलेक्शन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर जो कैंथरिस की बेसिक नेचर है, जो अर्जेंसी है, डेलीरियम, क्राइंग, हेल फॉर, सेंसिटिव टू जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, ब्राइट ऑब्जेक्ट है, ब्लास्फेमी है, अब्यूजिवनेस है, ऐसे बहुत सारे जो रूब्रिक मैंने कैंथरिस के डिस्क्रिप्शन में पढ़ाए हैं जो उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं, उसकी नीड को डिफाइन करते हैं। वो अगर हैं तो अडल्ट्री हो या ना हो उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अडल्ट्री भी एक पार्ट है उस कैंथरिस की पर्सनालिटी को, उसके नेचर को समझने के लिए। पर ऐसा नहीं है कि इंटीग्रल पार्ट नहीं है अडल्ट्री, कि मतलब उसका सेंट्रल पॉइंट नहीं है अडल्ट्री, कि अडल्ट्री के चारों तरफ ही कैंथरिस की डिजायर्स और उसका बिहेवियर घूमता है, ऐसा नहीं है। पर उसकी नीड बहुत जबरदस्त है, अर्जेंसी बहुत ज्यादा है कि जो कुछ वो चाह रहा है वो तुरंत हो जाए, इसलिए वो अडल्ट्रस हो सकता है पर हमेशा नहीं होता। अब इस वेबिनार वाले केस में भी अडल्ट्री उसका रूब्रिक नहीं है, क्योंकि जब वाइफ के साथ उसका जो लफड़ा हुआ 2-3 महीने चला, तो वो उसकी समस्या नहीं है। अगर वो ना बताता हमको तो हमें पता नहीं लगता, पर उसने बता दिया क्योंकि वो उसको मालूम है कि होम्योपैथी वाले लोग अच्छे से कुरेदते। अब उसने बता दिया तो हमने उसको सुन लिया। लेकिन जब भी कोई केस लेते हैं पेशेंट तो हजारों रूब्रिक बताता है, हर शब्द में उसका रूब्रिक होता है, सेंटेंस में रूब्रिक होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में रूब्रिक होता है। तो ऐसे मैकेनिकली जब हम दवाई देंगे तो वो काम नहीं करेगी। तुक्के से कभी कभी हो जाता है कि काम कर जाती है, क्योंकि हमारे को पता हो या ना हो, हम गलती से भी अगर सही दवाई दे देंगे तो भी काम तो उसको करना ही है। तो आपकी नॉलेज के हिसाब से तो दवाई काम नहीं करती है, वो तो अपने नेचर के हिसाब से काम करती है। तो इसलिए वो दवाई काम कर जाती है, पर हमको पूरा चीज समझनी चाहिए। तो कैंथरिस का जो बेसिक नेचर है उसको समझें, तब जाके दवाई दें, चाहे उसमें अडल्ट्री हो या ना हो। नेक्स्ट थ्योरी है सीज्ड वर्सर हिंडर्ड।
अब ऐसे जब हम लिखते हैं तो ये हमारे बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड को दिखाता है। ये ऐसे लोग जिंदगी में कुछ सीख नहीं सकते। ये सीखने वाली क्वालिटी नहीं है। सीखने के लिए आपको बहुत स्पेसिफिक होता है। सुनार की तरह आपको बिल्कुल बारीक से बारीक चीजों पे ध्यान देना होता है, तभी गहना परफेक्ट बनता है। तो यहाँ पूरा रूब्रिक हमको लिखना चाहिए, हमारे दिमाग में होना चाहिए, और वो दिमाग में भी होता नहीं है, सिर्फ पेपर पे लिखने वाली बात नहीं है। रूब्रिक है ये डेल्यूजन सीज्ड एज इफ। इसमें सिर्फ 3 दवाइयां हैं, कैंथेरिस, हाइसैमस और फॉस्फोरस। और इस दूसरा जो रूब्रिक है जिसको हिंडर्ड कह के छोड़ दिया इन्होंने, वो है डेल्यूजन हिंडर्ड ही इज। इसमें 8 दवाइयां जो हमारा मोबाइल वाला ऐप है उसमें दे रखी हैं, और रडार वाला जो सॉफ्टवेयर है उसमें सिर्फ 2 दवाई दे रखी है। अब आप कौन से को सही मानोगे? तो सिर्फ रेपर्टरी के रूब्रिकों पे बेस होना सही दवाई को चुनने में मुश्किल देता है। तो हमेशा मैट्रीमेडिका पढ़कर उसकी पूरी नेचर को समझो कि किस दवाई की क्या नेचर है, क्या इस रूब्रिक में ये फिट हो सकती है या नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे ने वो उठा के सॉफ्टवेयर में डाल दिए, किसी किताब में छाप दिए, तो वो कोई बाइबल, कुरान और गीता नहीं हो जाता है, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं हो जाता है, कोई वो ब्रह्म वाक्य नहीं हो जाता है। वो उसका आप इवैल्यूएशन करो कि ये जो डाला गया है इस रूब्रिक के अंदर, या जो रूब्रिक है वो खुद भी सही है नहीं है। ऐसा नहीं है कि किताब में छपा है तो आप अपने दिमाग खराब करते ही रहोगे कि उसको समझने के लिए, चाहे वो एकदम बकवास रूब्रिक हो। मतलब कोई भी डाल ही सकता है ना, सॉफ्टवेयर तो ओपन है, वहां तो कोई भी कुछ भी डाल सकता है। तो इस किस्म से ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो हिंडर्ड भी है, पर उसके और रूब्रिक अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, पर्सनालिटी से मैच नहीं खा रहे हैं, तो फिर आप दवाई काम नहीं करेगी, बेशक हिंडर्ड आपको समझ आता है। तो सीज्ड माने डेल्यूजन सीज्ड एज इफ, यानी जैसा भी वो था वहीं का वहीं अटक गया है, अब आगे नहीं चल पा रहा है, उसको कहते हैं सीज्ड। वैसे इसके रूब्रिक मैंने अलग से नए वीडियो बना रखे हैं। तो सीज्ड तो यानी काम करते करते एक जगह अटक जाना, मतलब जैसे सर दर्द होता है तो इतना तेज होता है कि मुझको सब कुछ काम छोड़ के लेटना ही पड़ता है। मतलब अब आगे काम धंधा कर नहीं सकते, ये लेटना ही पड़ेगा, उसको कहते हैं सीज्ड। अब मैं कुछ कर नहीं पाता हूं, वो सीज्ड होता है, यानी अटक। हालात ऐसे बन गए हैं कि कुछ नहीं कर पाता हूं, जैसे के तैसे, जैसे पहले मैं अपना काम वाम कर लेता था, पर अब ये होने के कारण मैं अब कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो वह सीज्ड, कर नहीं पा रहा हूं। और दूसरा है डेल्यूजन हिंडर्ड। हिंडर्ड माने कोई मेरे काम में रुकावटें खड़ा कर रहा है, मुझको आराम से काम करने नहीं दे रहा है। अब जैसे मान लो घुटने का दर्द ना हो तो मैं घर का सारा काम अच्छे से भाग दौड़ कर करके 2 घंटे में निपटा लूंगी, पर अब मेरे ये घुटने का दर्द है तो फिर मुझे ढंग से काम नहीं करने दे रहा है। मैं चलती हूँ, काम तो सारा दिन घर का करती हूँ, मैं निपटाती हूँ, अब वो 2 घंटे का काम तो 4 घंटे में होता है मेरे से, क्योंकि अब काम में आराम से नहीं कर पाती हूँ, बीच बीच में रुकना पड़ता है, घुटने की वजह से स्पीड घट गई है। तो वो अड़चने पैदा हो रही हैं, हिंड्रेंसेज आ रही हैं। तो कौन कर रहा है? उसका पेन कर रहा है घुटने का, उसके काम की स्पीड के अंदर उसकी स्पीड को घटा रहा है, तभी उसको बैठना पड़ जाता है, यानी हिंडर्ड हो गया ना, अड़चने। पर काम तो उसका चलता रहता है। जैसे अगर आप एक ट्रैवलिंग कर रहे हो, सड़क उसकी स्मूथ है तो बड़ी तेजी से गाड़ी बिल्कुल चली जा रही है, कोई ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, पर रास्ते में बहुत सारे गाय भैंस बकरी इकट्ठे होकर आ गए सड़क के ऊपर, तो आप
ने बड़ी स्पीड को स्लो किया, फिर धीरे धीरे करके इधर से निकाला, फिर अपनी स्पीड पकड़ ली, आगे कोई खड्डा आ गया, साइड से कोई डाइवर्जन आ गया, फिर आपने ब्रेक लगाया धीरे धीरे करके इधर से उधर, फिर आपकी जो स्मूथ राइड थी अब उसमें अड़चने आने लगी हैं, रुकावटें आने लगी हैं, किसी रोड की वजह से, आवारा पशुओं की वजह से, या कभी और किसी वजह से। तो वो एक एक्सटर्नल फोर्स है जो आपको रोक रहा है, तो वो होता है हिंडर्ड। जैसे मान लो घर वाले हैं, एक इंसान है जो अपना अच्छे से काम करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, पर मान लो उसका कोई अपोजिशन पार्टी है, घर में ही है, चाहे अपने चाहे बाहर है, अब वो उसके काम में अड़चने डाल रहे हैं, कभी उसकी लाइट बंद कर देंगे, कभी उसका माल रुकवा देंगे, तो ये सब हिंडर्ड है, यानी उसको स्मूथ वे में करने नहीं दिया जा रहा, काम कर रहा है पर स्मूथली नहीं चल रहा, रुकावटें आ रही है, उसको कहते हैं हिंडर्ड। दवाई कौन सी है हिंडर्ड में? तो अब 2 वाली रडार वाली सही मानोगे या मोबाइल ऐप वाली सही मानोगे, तो ये आपके ऊपर है, अपने अकल से सोचो। एक और थ्योरी है कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, यानी ये आर्सेनिक के केस में सिर्फ डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो कैरिड माने एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाना, ऐसी उसकी इच्छा है, अर्जेंसी नहीं है, नहीं भी ले जाया जाएगा तो वो वहां वेट कर सकता है उस हालात के अंदर। फास्ट होता है, रैपिड से अलग है ये। फास्ट माने जो नॉर्मल स्पीड है उससे ज्यादा तेज। जैसे अगर एक साइकिल 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है नॉर्मल ढंग से, अब वही साइकिल को बाद में 13 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ा रहा है, तो फिर हम उसको फास्ट कहेंगे। अब जैसे मैं जिस स्पीड से आपको बोल के समझा रहा हूं, अभी मैं अकबर से जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ये क्या है, कमला ऐसे करता है वैसे करता है, जल्दी से तेजी से चलाओ, अब ये हो गया फास्ट, यानी जो नॉर्मल ढंग की स्पीड थी उससे उतना ही काम मैं और कम समय में कर रहा हूं, यानी जो उसकी स्थिति है उसको तेजी से उसमें सुधार चाहता है, इमीडिएट नहीं चाहता है। तो जैसे उदाहरण के लिए जैसे आर्सेनिक है, आर्सेनिक को कोई पेन शेन से इतना लेना देना नहीं होता है, उसको एक तो ऑर्डर बहुत जरूरी चाहिए, चीजें अपनी जगह जहां जैसी होनी चाहिए, जो चीज जिस ढंग से सही होनी चाहिए, ऑर्डर में होनी चाहिए, वो उसको वापस वैसे ही चाहिए। तो अगर उसको बुखार चढ़ गया है तो ये नहीं है कि बुखार उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बुखार के कारण को उसका काम अटक गया है या और कुछ है, पर अब बुखार उसका जल्दी उतरना चाहिए। जल्दी में ये किसी को बुखार को उतरने में मान लो आपको 10 दिन लगते हैं, उसको मालूम है 10 दिन लगते हैं, डॉक्टर ने बता दिया अभी 10 दिन लगते हैं इस बुखार को, तो उससे पहले ठीक नहीं होता है ये। तो अब ये जो कह रहा भी नहीं डॉक्टर साहब कोई और गोली दे दो, इंजेक्शन लगा दो, कोई डबल डोज कर दो, जिससे कि मैं 10 दिन की जगह 5 दिन में 6 दिन में ठीक हो जाऊं, यानी ये कैरिड माने दूसरे की किसी बंदे से मदद ले रहा है कि आप ऐसा कुछ कर दो कि मैं उस अपनी डिजायर्ड स्टेट को, जो रिलीफ वाली स्टेट है, जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लूं। जैसे आर्सेनिक का कई केसेस हमने बड़े अच्छे ढंग से ठीक किए हैं कि जैसे बहुत सारे मरीज आते हैं कि जी मुझको तो बुखार बहुत तेज हो गया, या मुझको तो दस्त लग गए, या मुझको तो दर्द हो गया, या मेरी तो मेंसेस आ रही है अभी, तो इसको आप रोक दो। क्यों रोक दो? क्योंकि मुझको कल एग्जाम देने जाना है या कुछ और करने जाना है। तो अब अगर एग्जाम देने की बात नहीं होती या और कहीं जाने की बात नहीं होती तो उसको मेंसेस से वो समस्या नहीं थी, तो 1 दिन की जगह 4 दिन में भी खत्म हो जाती, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब किसी और स्थिति को पाने के लिए जो इसके लिए बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, अर्जेंट है या इंपॉर्टेंट है, उसको पूरा करने के लिए ये
चाहता है कि जल्दी से जल्दी मेरा समस्या जो आ गई है जिसके कारण मैं उस काम को नहीं कर पा रहा हूं वो हो जाए, यानी मेरा बुखार जल्दी से उतर जाए ताकि कल मैं एग्जाम देने जा सकूं। ये कैरिड फास्ट है। या 3 दिन बाद है, 3 दिन बाद जा सकूं, तो जल्दी से उतार दो। या कह रहा है कि मुझको जल्दी उतार दो क्योंकि मुझको पढ़ाई करनी है। तो वो जल्दी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो नॉर्मल टाइम लगता है किसी चीज को होने में, उससे जल्दी यानी कम समय में मेरे को वो रिजल्ट दे दो, उसको फास्ट कहते हैं। इम्पेशेंस एक ये क्वेरी है। अब इम्पेशेंस माने किसी चीज को होने में लगने वाला समय जो लग रहा है उसके दौरान, उस टाइम पीरियड के दौरान आपको शांत होना चाहिए कि जितना समय उतना तो लगना ही, पर ये वो बेचैनी बनी रहती है, इसलिए उसको इम्पेशेंस कहते हैं। अब इसको आप रूब्रिक के तौर पे नहीं ले सकते हो क्योंकि इसके अंदर 187 मेडिसिन्स दे रखे हैं रडार में, और मोबाइल ऐप में तो इससे भी ज्यादा हैं। तो इतनी दवाइयों के बीच में आप कैरेक्टरिस्टिक नहीं ढूंढ सकते, यानी इम्पेशेंस होना किसी भी मेडिसिन का कोई कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं है जिसके बेस पे आप दवाई का चुनाव कर सको। तो इसलिए कैंथेरिस से नहीं मिलती है बिल्कुल भी। अर्जेंसी ऑफ कैंथेरिस यानी यही समझ रहे हैं कि इम्पेशेंस और अर्जेंसी ऑफ कैंथेरिस की जो अर्जेंसी है वो नीड बेस है। उसकी जो समस्या है वो इतनी सीवियर है कि उसको तुरंत उससे छुटकारा चाहिए, इसलिए उसको अर्जेंसी है। जैसे मैंने बताया था रीनल कैल्कुलाई का जो पेन है वो इतना तेज है कि उसको तुरंत उससे छुटकारा चाहिए। हाथ पे गिर के कुछ चीज जला दिया किसी चीज ने, उस पे जल्दी से छुटकारा चाहिए। एक एग्जाम्पल मैंने केस में दिया था मेडिसिन के डिस्क्रिप्शन में कि एक बंदा जिसको पहली रात ही इरेक्शन नहीं आया, अब उसके सामने अर्जेंसी है कि इरेक्शन नहीं आएगा तो सुहागरात कैसे मनाएगा, ये तो बहुत बड़ी समस्या है उसके लिए। तो अब इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर, तो ये इम्पेशेंस नहीं हो रहा है, पर वो सीवियरिटी हालात की इतनी ज्यादा है कि उसको चाहता है कि जितना टाइम मिनिमम टाइम में वो सही हो जाए। लेकिन इम्पेशेंस में मिनिमम टाइम वाइम की कोई बात नहीं होती है। उसमें ये होता है कि भाई जब तक उसका वो काम ना हो जाए जब तक बेचैन रहेगा, चाहे वो काम 4 दिन में होने वाला हो चाहे 10 दिन में होने वाला हो, तो उसके दिमाग में वही बना रहेगा। एक और क्वेरी है, हाउ स्ट्रामोनियम विल रिएक्ट इन सेम सिचुएशन। तो स्ट्रामोनियम जब रिएक्ट करेगा तो उसके चेहरे पे उसका डर आपको दिखेगा, लेकिन कैंथेरिस के चेहरे पे डर नहीं होता है। कैंथेरिस के चेहरे पे हालात, परेशानी, अर्जेंसी इतनी ज्यादा होती है कि तुरंत उससे छुटकारा चाहता है। तो ऊपर मैंने इसके स्ट्रामोनियम और कैंथेरिस में अंतर ऊपर वाली क्वेरी में बता दिया, आप उससे देख सकते हैं। एक और ये कह रहे हैं, व्हेन टू यूज द रूब्रिक बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर बिजनेस टॉक्स ऑफ। अब बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर में रडार में सिर्फ 11 दवाइयां हैं और मोबाइल ऐप में 60 से भी ज्यादा दवाइयां हैं। तो ये खुद ही आप सोच लीजिए कि अब क्या करना है। मतलब अगर आप रडार देखेंगे तो उसमें सिर्फ इतनी दवाइयां है, तो आप बाकी दवाइयां अगर इंडिकेट होके आ रही होंगी आपके पास किसी और रूब्रिक से, तो क्या इन कैपेसिटी में नहीं दोगे? तो ये ऐसे रूब्रिक नहीं है जो किसी भी मेडिसिन को आइडेंटिफाई करने में मदद कर सके, तो इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देना होता। तो फिर भी मैं थोड़ा समझाता हूं। इन कैपेसिटी माने उस काम को करने की क्षमता नहीं है। जैसे मैं 4 किलो वजन उठा सकता हूं, ये मेरी कैपेसिटी है। 4 घंटे काम कर सकता हूं, ये मेरी कैपेसिटी है। अब इनकैपेसिटी क्या हुई, यानी मैं 4 घंटे काम करने लायक ना बचूं, यानी वो शक्ति मेरे अंदर ना बचे, तो वो इनकैपेसिटी हो गई। पर वो कोई अर्जेंसी नहीं है। अब टॉक्स ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस इसमें इन्होंने वैसे रूब्रिक को बदल दिया है, बिजनेस
टॉक्स बिजनेस ऑफ, टॉकिंग बिजनेस ऑफ, और एक और रूब्रिक है डेलीरियम बिजनेस टॉक्स ऑफ। ये मोबाइल में है, इसमें 15 दवाइयां हैं और टॉकिंग बिजनेस में 13 दवाइयां हैं। तो बिजनेस टॉक्स ऑफ यानी वो बिजनेस की बातें कर रहा होता है, यानी जो भी उसका काम है, जो वो करना चाहता है, वो उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे को अस्पताल जाना है, मुझको एग्जाम देने जाना है, मेरा तो काम है, जो बिजनेस है, जो मेरी पढ़ाई लिखाई है या जो घर का काम है वो पड़ा रहता है, अधूरा पड़ा रहता है, अभी मुझको इतनी पढ़ाई और करनी है, मुझे बच्चे को लेके वहां जाना है। तो ये जो चीजें हैं कंसर्न्ड मैटर, तो ये इनकी तरफ उसका फोकस होता है, यानी ये उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं का जिक्र बार बार करता है। और उनको कैसे करता है? उसका जिक्र अपनी बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में करता है कि मेरी दस्त लग गए हैं तो मैं बच्चे को छोड़ने जाना था स्कूल, वहां नहीं जा पा रहा हूँ, कैसे जाऊंगा? तो वो टॉक्स ऑफ बिजनेस हुआ, यानी बिजनेस उसका कंसर्न है। पर खालिस बिजनेस पे ही या इनकैपेसिटी पे आप दवाई नहीं दे सकते, इसके साथ कुछ और रूब्रिक भी जुड़ना चाहिए। अब ये और भी एक क्वेरी है, नेक्स्ट क्वेरी है कि इस केस के संदर्भ में पेशेंट ने कहा था कि लोगों के सामने क्या होगा, क्या इसको नोज कट रूब्रिक ले सकते हैं? ये सवाल क्यों उठा? क्योंकि आपने पेशेंट को सुना ही नहीं ध्यान से, इसलिए उठा। अनअटेंटिव तो आप खुद हो। अभी आगे पढ़ते हैं, इसी ने क्या लिखा है। पेशेंट अपीयर्ड वरीड अबाउट हिज इमेज, व्हाट पीपल विल सी अबाउट हिम। पैनिक अटैक व्हेन चाइल्ड इन हिज केयर इज क्राइंग, व्हाट पीपल विल थिंक ऑफ हिम। ऐसा पेशेंट ने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। तो ये आप बार बार केस को सुने, ये आपकी अपनी अनअटेंटिवनेस है। जब पेशेंट ऑपरेशन कर रहा होता है और हेडफोन लगाता है तो वो इसलिए लगाता है कि पेशेंट को कुछ होगा तो उसको घबराहट हो जाएगी। वो तो ऑपरेशन थिएटर में है, तो वहां तो किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वहां लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोगों को कुछ नहीं मालूम है, वो खुद घबरा रहा है कि बच्चों को क्या हो जाएगा। तो इसलिए अपनी इमेज की कोई बात नहीं है। और पेशेंट के और उसके अपने हॉस्पिटल में अगर कोई बच्चा रो रहा होगा कहीं पर भी, तो भी ये नहीं है कि उसको लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो हॉस्पिटल उसका अकेले का नहीं है, वो है, पत्नी है और उसके पिता है, तीनों का हॉस्पिटल है, तीनों का एडमिनिस्ट्रेशन है। तो वो उसको उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करेगा, ये सोच के उसको घबराहट होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेशेंट लोगों की रिएक्शन से घबरा रहा है, लोगों की रिएक्शन से नहीं घबरा रहा, वो सिचुएशन मैनेज नहीं कर पाएगा, यानी वो खुद इनकैपेसिटी में है, खुद कैपेबल नहीं है, इसलिए घबरा रहा है। तो ये उसको इमेज की कोई बात नहीं, इसलिए लोग क्या कहेंगे, लोगों के सामने क्या होगा, उसकी कोई बात नहीं है। अच्छा, एक और आगे मैं इसी का पढ़ देता हूं, आप ही का ही। इशू विद हिज वाइफ व्हेन हिज अफेयर वाज आउट, ही अगेन सेड it was upsetting him for 3 months, what people will think about him। उसने बिल्कुल एक बार भी ऐसा नहीं कहा है पूरे वीडियो में, दोबारा सुनना, उसको बार बार सुनना, कि उस अफेयर के कारण सबको पता लग गया था, तो उसको यही चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे। वो उसने कहा था कि उसकी वाइफ के साथ उसका इशू हुआ था, ना कि जनता के सामने हुआ था। तो उसकी वाइफ के साथ इशू हुआ तो वाइफ ने बहुत गुस्सा किया और वो उसको छोड़कर अपने घर चली गई। तो घर चली गई तो उससे क्यों चली गई, ये सारे समाज को ये नहीं पता था कि वो घर क्यों चली गई है। ये उसने जिक्र नहीं किया कि समाज को पता था या नहीं पता था, तो आप अपनी तरफ से क्यों लगा रहे हो कि सारे समाज को पता लग गया होगा। तो हो सकता है वाइफ ने वहां मायके जाके क्या कहा, क्या नहीं कहा, कुछ नहीं पता, हमें कोई जानकारी नहीं है। पर एक ही जानकारी थी कि उसका और उसकी पत्नी का आपस में झगड़ा था,
जिसके कारण वो वहां चलेगी। यानी उसको समस्या ये थी कि पत्नी चली गई है, ये गलत हो गया, या उसको आगे सुधरेगा नहीं सुधरेगा, पत्नी लौट के आएगी नहीं आएगी, कितना गुस्सा करेगी, क्या करेगी, यानी उस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करेगा, समस्या ये थी। यही समस्या उसके बच्चों के साथ होती है, मरीजों के साथ, कि अगर मरीज रोने लग गया, चीखने लग गया, हॉस्पिटल में कोई बच्चा रो रहा है, तो फिर वो कैसे हैंडल करेगा। तो पब्लिक इमेज की या नाक कटने वाली कोई बात यहाँ नहीं है। तो जब हम पेशेंट की बात को नहीं समझ पाते हैं तो ये केस टेकिंग पूरा ही गलत हो गया, तो आपकी दवाई भी गलत होगी। एक और है आगे, इन्होंने फिर जब ये एक सवाल कर ही लिया, जब इन्होंने दिमाग में बना लिया कि पेशेंट को इज्जत का ख्याल है, लोगों के ओपिनियन का ख्याल है, तो फिर ये आगे उसी से जुड़ा हुआ सवाल कर रही हैं। कंसर्न विद सोशल पोजीशन, स्टेफिस और लाइकोपोडियम। या मैं इसका कोई सवाल नहीं दे रहा हूं, मैंने जो भी आंसर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जो ये केस था उससे जुड़े हुए सवालों के जवाब दूंगा। ये तो आप जब स्टेफिस लाइक को पढ़ोगे तब समझ आएगी। फियर अंडरटेकिंग ऑफ एनीथिंग, सर्जरी और जिम, यानी ये बता रही है जब वो सर्जरी करता है तब, और जब जिम में जाके एक्सरसाइज करता है। यानी आपने केस बिल्कुल नहीं सुना, इसका सीधा मतलब है एब्सोल्यूट अनअटेंटिव हो आप। जब वो सर्जरी करता है तो ये नहीं है कि उसको, वो तो पहले 20 करता था, अब वो 6-7 करता है, पर करता है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई अंडरटेकिंग होती है जब कोई काम अपनी जिम्मेवारी पे अपने सर पे ले जाता है, तो उसको फियर अंडरटेकिंग कहते हैं कि अब मैं ये काम करूंगा, इस फंक्शन के खाने की कैटरिंग की जिम्मेवारी मेरी, अब तो मैंने ले लिया। अब ये सर्जरी करना उसका एक नॉर्मल रूटीन वर्क है, एक कोई नई जिम्मेवारी नहीं है जिसको लेके घबरा रहा है। तो ये फिर एक इनकैपेसिटी है कि पहले मैं 10 करता था, अब मैं 6 करता हूं। तो ये फियर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं है। अंडरटेकिंग का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि ये काम मैं करूंगा, अब घर का ये काम तो कर ही रहा हूं, अब ये फलानी के नंद के बच्चे भी अब मैं देखूंगा, या इस परिवार का खर्चा अब मैं उठाऊंगा, तो उसको अंडरटेकिंग कहते हैं। जो काम अपनी मर्जी से, अपनी जिम्मेवारी अपने सर पे लिया जाता है कि अब ये मैं करूंगा, या अब मैं क्लिनिक में मरीज में खुद देखूंगा, तो ये अंडरटेकिंग है। तो ऐसा उसमें कुछ नहीं था, वो ऑपरेशन कर रहा है, अस्पताल भी जा रहा है। जहां तक जिम की बात है, तो जिम भी जानने से क्यों घबराता है, ये आपने नहीं सुना। वो ये कह रहा है कि अगर जिम में मुझको पैनिक अटैक आ गए तो कैसे मैनेज होगा। वो लोग यानी जिम के जो ओनर हैं, वो लोग उसको उठा के किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे। तो जब हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो उससे तो सारा काम ही ठप हो जाएगा। तो फियर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं है ना, तो जानना तो चाहता, तो उसके दिमाग में काम ठप होने की चिंता ज्यादा है, ना कि लोगों में उसकी बदनामी की चिंता ज्यादा है। तो इसलिए फियर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं है। तो ये सारे सवाल भी इररिलेवेंट है इस केस में। अब एक और क्वेरी है, मैथमेटिकल इनएबिलिटी, ही डज नॉट कैरी मेडिसिन्स टू वर्क और डूइंग सर्जरीज विद हेडफोन ऑन। मतलब ये है उसके अंदर मैथमेटिकल इनएबिलिटी होती है कि जब वो काम पे जाता है तो घर से दवाई खा के नहीं जाता, सर्जरी करता है तो पहले ही दवाई खा के नहीं बैठता और उल्टा हेडफोन लगा के करने लगता है। हाँ, तो ये मैथमेटिकल इनएबिलिटी नहीं है। मैथमेटिकल इनएबिलिटी में होता है, इनएबिलिटी मीन्स जहां वो किसी काम को करने की काबिलियत उसके अंदर ना हो, उसके अंदर वो पावर ना हो। तो मैथमेटिक्स क्या होता है? मैथमेटिक्स ऐसा साइंस होता है जिसमें हम किसी चीज को प्लस माइनस वगैरह कुछ ऑपरेशंस करके अल्टीमेट एक आंसर निकाल लेते हैं, एक रिजल्ट निकाल लेते हैं कि ये घटना हुई तो उसका परिणाम ये होगा, वो हुई तो ये होगा, अल्टीमेट इन सब का परिणाम ये होगा। तो वो जोड़ घटा माइनस करके आपका एक रिजल्ट आपने निकाला,
तो वो कैसे हो सकता है? अगर मैं वहां गया और उसने मेरे को ऐसे कर दिया, अगर उसने हमारे को इस लड़की देखने जा रहे हैं, अगर उन्होंने शादी से मना कर दिया तो फिर हम ये करेंगे, तो फिर उसका ये मतलब उसको जो सिचुएशंस हैं उनका एंड रिजल्ट निकालने में उसको समस्या आती है। वो समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं, कर नहीं पाता है। तो यहाँ सर के ऊपर हेडफोन लगाना उसने तो पूरा कैलकुलेट कर रखा है। क्या कर रखा है कि अगर मैं हेडफोन लगा के सर्जरी करूंगा तो मुझको बच्चे के रोने की आवाज सुनाई नहीं देगी, फिर मेरे को घबराहट नहीं होगी। तो ये तो बहुत स्पेसिफिक डिसीजन लिया हुआ है उसने, तो मैथमेटिक्स की एबिलिटी वाला, इसमें कोई चक्कर ही नहीं है। और भी एक और क्वेरीज है, एंजाइटी, हाइपोकॉन्ड्रियकल, फूलिश बिहेवियर, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लाइको, डीडी, हाइसमस, एगेरिकस, बेराइटाकार। ये ऐसे हैं कि जिन पे एक एक रूब्रिक पे पूरा पूरा वीडियो बन सकता है। ये कोई क्वेरीज नहीं है, ये तो ऐसे है कि कुछ भी दिमाग में आया और आपने लिख दिया। तो इनके जवाब मैं नहीं दे रहा हूं। जब आप थोड़ा सा इस मेथड को सीख जाएंगे, मतलब ये जो सवाल हैं सारे ऐसे हैं जो किसी नौसिखिया डॉक्टर के हैं, यानी जो हमारे इस सिस्टम में नया नया एंटर हुआ है, या चाहे वो 20 साल से हो पर उसको समझ कुछ नहीं आया अभी तक। तो ये सवाल उन लोगों के हैं, तो इसलिए मैं इन लोगों के इन सवालों के जवाब नहीं दे रहा हूं। ये थोड़ा सा सिस्टम को समझ लें, तब अपने आप ही इनके जवाब इनको मिल जाएंगे। कुछ मेहनत खुद भी करेंगे तो मिलेंगे, वरना ये तो एगेरिकस, बेराइटाकार, लाइको, हाइसमस, बस कुछ भी मन में आया और आपने लिख दिया, ऐसे नहीं। ये तो ऐसे हो गया एगेरिकस और बेराइटाकार। जैसे समझ लीजिए आप कहीं के भाई एक यंग लड़की में और एक बुढ़िया में आप डिफरेंशिएट करो जी, कैसे करोगे? हम कैसे पहचानेंगे कि ये बुढ़िया है और ये जवान है? तो ये तो दोनों बिल्कुल अलग अलग है, या ये जवान लड़की है और एक आम आदमी है, कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ कोई कंसर्न इससे नहीं है, बिल्कुल अलग अलग पर्सनैलिटी के बारे में डिफरेंशिएट करा रहे हैं। जैसे एक यंग लड़की, एक बुढ़िया, एक मेल, एक पेड़, एक जानवर, कि आप जी इनमें डिफरेंशिएट करिए। अब करने को तो कर ही सकते हैं ना, पर कुछ रेलेवेंस भी तो होना चाहिए आपके सवाल का, केस के संबंध जो आप हालात है उससे। तो हालात तो मैंने रूब्रिक मैंने कहा था कि आपको जो केस है कैंसर इसका, उससे संबंधित चीजें, तो उससे कहीं इनका कोई संबंध है नहीं, तो इनका जवाब मैं नहीं दे रहा हूं। ये जब HHF में आप बढ़ोगे, इस मेथड को ज्यादा देर गहराई तक सीखोगे, तो फिर इनके जवाब मिलेंगे आपको, अभी नहीं दे रहे हैं। तो उम्मीद तो है कि क्वेरीज का आंसर मिल गया होगा, पर ये आसान नहीं होता, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं तो मैं अपनी समझ से बोल रहा हूं। अब सामने वाले को उनके जवाब समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये जज करने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हो सकता है इन क्वेरीज के आंसर के बाद आपके दिमाग में कुछ नई क्वेरीज उठ जाएं कि ऐसा क्यों नहीं कहा सर ने, तो इसका कोई अंत होने वाला नहीं है। तो फिर भी बहुत कुछ मैंने इसमें समझा दिया है। तो आगे जैसे जैसे आप इस लाइन में बढ़ोगे, अलग अलग वीडियोस देखोगे, अलग अलग केसेस को देखोगे, वेबिनार अटेंड करोगे, अलग अलग दवाइयों के होंगे, अलग अलग डॉक्टर्स के होंगे, तो फिर धीरे धीरे करके ये समझ आएगा। हमको भी 35-40 साल लगे हैं कुछ समझने में, आपको 35-40 साल नहीं लगेंगे तो 10-15-20 साल तो लगेंगे। तो इसलिए धैर्य बनाए रखें, दिल से समझने का प्रयास करते रहें, डिटरमाइंड रहें कि हमें ये करना है, यही ठीक है, तो फिर हर हालत में सीख जाएंगे। धन्यवाद। अब मैं आपको जो हमेशा सिखाता हूं हर इंसान को, सहजयोग। जो सहजयोग की मैं बातें करता हूं वो इसलिए करता हूं कि सहजयोग से ज्यादा महत्वपूर्ण हर इंसान की जिंदगी में कुछ भी नहीं है। यानी ये वो काम है जिसके लिए मनुष्य ने जन्म लिया है, उसको केवल केवल और केवल सहजयोग ही करना है। अगर वो सहयोग में प्रोग्रेस करता है तो उसकी जिंदगी के जितने भी काम हैं, उसकी एजुकेशन, उसका काम धंधा, बीवी बच्चे, सोशल पोजीशन, उसकी हेल्थ, उसकी वेल्थ, सब कुछ परमात्मा उसको करके देंगे।
तो इसलिए सहयोग की बात मैं करता हूं। अब सहयोग ऐसा नहीं है कि आज ही हुआ है, ये सदियों से चला आ रहा है। जब से सृष्टि बनी है, उस सृष्टि का जो निर्माण की प्रक्रिया है उसको सहज कहते हैं। उस प्रक्रिया से इंसान का जुड़ना वो योग कहलाता है। यानी आपका नेचर के काम करने के तरीके से जुड़ जाना, उसको सहज योग कहते हैं। तो ये पुराने जमाने से ऋषि मुनि तपस्या वगैरह करके उस क्रिया से, उस नेचर से जुड़ते थे, कुछ सिद्धि पा लेते थे। फिर बाद में एक गुरु ने एक चेले को बनाकर उसको योग कराया, तो वो भी सहज योग होता था। पर आज इस युग में सहज योग महायोग बन गया है। इसका मतलब है कि जो एक गुरु एक चेले को योग देता था, आज के युग में जिसको भी सहयोग मिल जाता है, यानी जिसकी भी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, वो खुद हजारों लाखों लोगों को एक साथ सहयोग दे सकता है, कुंडलिनी जगा सकता है। इसलिए आज के युग में करोड़ों लोग सहयोग के द्वारा योगी बन गए हैं। तो इसलिए आज का जो सहयोग है वो महायोग है। तो अब जो श्री माता जी कह रही हैं वो मैं आपको थोड़ा सा उनकी भाषा बताता हूं आपको। आज सहज योग उस स्थिति पर आ गया है जिसे आज महायोग कहना चाहिए। जब तक आपके जीव का, मतलब आपकी आत्मा का शिव से संबंध नहीं होता, जब तक आपकी कुंडलिनी उठकर, कुंडलिनी ब्रह्म सैक्रम बोन में होती है, तो वहां से उठकर ब्रह्मरंध्र, मतलब जो एंटीरियर फोंटानेल बोन होता है, जहां छेद होता है बचपन में नरम हड्डी, उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो कुंडलिनी उठकर ब्रह्मरंध्र को छेद नहीं देती, तब तक उसको योग नहीं कहना चाहिए। तब तक योग की सिर्फ तैयारी होती है। जो समाज में आजकल लोग योग सिखा रहे हैं, कोई भी मेथड हो, कोई भी गुरु हो, कोई भी मेथड हो, वो आपको योग नहीं सिखा रहा है, वो योग की तैयारी है। क्योंकि किसी भी तरीके से कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र को पार नहीं करती है उनके द्वारा। तो इसलिए जो कुछ वो कर रहे हैं उससे आपको योग नहीं कहना चाहिए, उससे नुकसान होता है। जैसे और जो योग हैं, अनेक जो योग हैं, ये सारे उसकी तैयारी हैं, यानी किसी तरह से भी कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र को पार कर जाए, पर उससे होगा नहीं। अब जब कुंडलिनी नीचे से, यानी सैक्रम बोन से ऊपर उठती है, तो ये सारे योग घटित होते होते कुंडलिनी सहस्त्रार पे आ जाती है। मतलब जो भक्ति योग, कर्म योग, राज योग, ध्यान योग वगैरह वगैरह जितने भी योग के नाम पे सिखाए जा रहे हैं, तो जब कुंडलिनी सैक्रम बोन से ऊपर की तरफ उठती है ब्रह्मरंध्र की तरफ, तो आपके शरीर में ये सारे योग अपने आप घटित हो जाते हैं। तो जब कुंडलिनी सहस्त्रार पे आ जाती है और सहस्त्रार पर आके उसे छेद देती है, तो ये सबसे बड़ा महायोग है। इसलिए कहना चाहिए कि सहयोग जो अनादिकाल से चल रहा है वह है सहज, जो आपके साथ पैदा हुआ है। उस सहज योग का आज महायोग नाम देना चाहिए। यानी आज सहज योग महायोग बन चुका है। तो इसलिए आप सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि आप हर हालत में सहयोग को करें, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हैं, चाहे आपका कोई भी गुरु है, चाहे आप भगवान को नहीं मानते, फिर भी सहयोग आपके लिए जरूरी है। नहीं तो आपके जीवन का लक्ष्य मोक्ष को पाना संभव नहीं होगा। धन्यवाद।